आज के वीडियो में या क्लास में कहिए हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल में कक्षा 10 के लिए जीवनी के प्रश्न में 2 खंड होते हैं। इसमें गद्य से एक लेखक और काव्य के हिस्से से एक कवि का जीवन परिचय लिखना होता है और उसकी एक रचना। हालांकि यह एक तरह से उचित अंक विभाजन नहीं है कि पूरी जीवनी लिखें 3 नंबर मिले, एक रचना लिख दें 2 नंबर मिले। लेकिन बोर्ड में ऐसे महारथी बैठे हैं, हिंदी के ऐसे विद्वान बैठे हैं, अब उनके सामने कुछ कहा भी नहीं जा सकता। आज हमने उदाहरण के तौर पर आप कैसे लिखें जीवनी, अच्छे अंक कैसे प्राप्त करेंगे जीवनी लिख करके भी, 2 हमने एक लेखक आचार्य प्रवर रामचंद्र शुक्ल और एक कवि गोस्वामी तुलसीदास को चुना है। दोनों और गद्य पद और पद्य के लिहाज से अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्ति हैं। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लेते हैं, जो हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वानों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और निबंध के साथ साथ आलोचना के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य इन्होंने किया है। उनके बारे में आप कभी भी ये भ्रम न पालें, हम आपको कोई शॉर्टकट रास्ता अच्छे नंबर पाने का नहीं बताते। बृहद ज्ञान आपका होगा तो उससे अच्छे नंबर मिलेंगे, शॉर्टकट कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए आप अपने ज्ञान में वृद्धि रखें, एक जनरल नॉलेज रखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1854 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी माता का नाम उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो इतना पता है बहुत ही विदुषी थी, बहुत विद्वान महिला थी और धार्मिक स्वभाव की थी। पूजा पाठ में अपना समय गृहस्थी के बाद व्यतीत करती थी। इसके साथ साथ इनकी पढ़ाई लिखाई और दूसरी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जान लिया। इनके पिता श्री चंद्रबली शुक्ला जी मिर्ज़ापुर ज़िले में, उत्तर प्रदेश के ही मिर्ज़ापुर ज़िले में कानगो थे। वहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से इन्होंने 10th की पढ़ाई पास की। उसके बाद इंटरमीडिएट करने के लिए उस ज़माने में इंटरमीडिएट को FA कहा जाता था। इंटरमीडिएट करने के लिए ये इलाहाबाद में दाखिला लिए, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ कट का निशान है, यहाँ लिखा है व्यवधान, यानी ये इंटरमीडिएट की पढ़ाई परीक्षा देने से पहले ही इनकी छूट गई किन्हीं कारणवश। और उसके बाद ये अपने भरण पोषण के लिए मिर्ज़ापुर के ही न्यायालय में नौकरी करने लगे। अब आप न्यायालय में नौकरी क्या कर रहे होंगे आप जानते हैं, लिपिक संवर्ग में कह लीजिए नौकरी करने लगे। लेकिन न्यायालय की कार्यप्रणाली तो नहीं कह सकते, वहाँ के कर्मचारियों की जो कार्यप्रणाली थी और जिस तरह से कार्य व्यवहार होता था, यथार्थ और आदर्श में टकराव था, इसको लेकर के इन्होंने न्यायालय की नौकरी छोड़ दी। फिर जिस मिशन स्कूल से हाई स्कूल इन्होंने किया था, उसी मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए और चित्रकला का अध्यापक रहते हुए ये अपने अध्ययन में जुटे रहे। निबंध, आलोचना, कार्य, तमाम तरह के रचनाओं में लगे रहे, अपने प्रतिभा को निखारते रहे। इस बीच आचार्य प्रवर श्याम सुंदर दास जी ने इनको अपने सानिध्य में रखा और इनके जिम्मा काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका की जिम्मेदारी सौंप दी। और आप देख रहे होंगे कि लगातार 19 साल तक
ये काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक रहे। उसके बाद इनकी प्रक्रिया प्रतिभा को देखते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने इनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त करा दिया और बाबू श्याम सुंदर दास के रिटायर होने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे BHU जैसे दुनिया के विख्यात विश्वविद्यालय में, और वहाँ से ही इन्होंने अवकाश ग्रहण किया। उसके बाद भी ये साहित्य साधना में लगे रहे और उसके बाद 1941 ईस्वी में हिंदी साहित्य का ये देदीप्यमान नक्षत्र अस्त हो गया। अब आगे रचनाएं आता है। इनकी रचनाएं सीमित हैं पर हैं अमूल्य निधि। पहली रचना जो निबंध के रूप में है वो है चिंतामणि। ये चिंतामणि 2 भाग में है। दूसरी इनकी बहुत प्रमुख रचना है रसमीमांसा, जो आलोचना पर है। और हिंदी साहित्य में सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास बृहद रूप में लिखने वाले ये रामचंद्र शुक्ल जी प्रथम लेखक हैं। उसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, लेकिन जितने विस्तार और जितनी सच्चाई और यथार्थ के साथ इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, ऐसा अन्यत्र दुर्लभ होता है। इस तरह से आप, कोई ज़रूरी नहीं कि ये जैसे हम लिखे हैं ऐसे ही आप भी लिखें। आप उसको एक तरफ से लिखते चले जाएं, उसमें कोई फर्क नहीं है। बस कभी भी किसी भी इम्तहान में, किसी भी सब्जेक्ट में परीक्षक को या दूसरों को धोखा देने का प्रयास न करें। परिश्रम सफलता की कुंजी है, लेबर इज लाइफ, इसलिए उस पर अमल करते हुए आगे बढ़ें, सफलता आपका कदम चूमेगी। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास, जिनके बारे में कुछ कहना अनुचित होगा कि गोस्वामी तुलसीदास का हिंदी साहित्य में क्या महत्व है। इनके बारे में कहा जाता, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जहता करत प्रकाश। तुलसी शशि है हिंदी साहित्य के, यानी इनके साहित्य में इतनी मिठास है जो चंद्रमा की चांदनी को भी फेल कर दे। इनका संक्षिप्त परिचय यहाँ देख रहे हैं आप। इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। दुर्भाग्य के साथ जो कहा जाता, होनहार बीरवान के हो चीकने पार, कमिंग इवेंट्स कास्ट डियर शैडो बिफोर, ये ऐसे नक्षत्र में पैदा हुए कि इनके माँ बाप ने इनको त्याग दिया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब ये पैदा हुए थे तो इनके मुंह में दांत थे। इसको देखकर भी लोगों में एक वची चिंता हुई। बहरहाल ये होनहार वीरवान माता पिता के त्यागने के बाद बाबा नरहरिदास के संरक्षण में रहे, और बाबा नरहरिदास ने, जो कि संत महात्माओं का काम होता है, उन्होंने इस बच्चे का ऐसा निर्वहन किया कि ये तुलसीदास बन गए। हुआ क्या, इन्होंने अपने सानिध्य में रख करके उनको वेद की शिक्षा दी, वेदांग की शिक्षा दी, पुराण की शिक्षा दिया, इतिहास की शिक्षा दिया, यानी इनको संपूर्ण ज्ञानी बना दिया। उसके बाद इनकी शादी हुई रत्नावली से, और इस पर भी एक रोचक बात इनकी शादी के बारे में भी प्रचलित है कि ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। करना भी चाहिए, हर पुरुष को अपनी पत्नी से प्यार, लेकिन इनका प्यार कुछ ऐसा असीमित था कि कहा जाता है इनकी पत्नी एक बार स्वयं से या आपसी तनाव से चली गई मायके,
और ये उनके प्रेम पास में आबद्ध होकर तूफानी मौसम में बढ़ी हुई नदी को पार करके ये पहुंच गए पत्नी के पास ससुराल, और वो भी रात के गए पहर में। जब पत्नी ने इनको देखा तो आग बबूला हो गई और उसने कहा, अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम तो न होती भवभीत। कहा कि आपको शर्म नहीं आती, इस रात में ये हड्डी और मांस का मेरा बना हुआ शरीर उससे ऐसा प्यार करते हैं। अगर यही प्रेम आप भगवान से कर लें, श्री राम से कर लें, तो आपकी बन जाए, कोई दुनिया में आपको भय नहीं, आपके लिए स्वर्ग का द्वार सीधा खुल जाए। कहा जाता है कि पत्नी के इस उलाहने पर, इस डांट पर, इस शिक्षा पर कालिदास वहाँ से उल्टे, अरे तुलसीदास वहाँ से उल्टे चल दिए और उसके बाद साहित्य साधना में लग गए और आज तुलसीदास हिंदी साहित्य के शिरोमणि बन गए। आगे ये लगातार अपनी कृतियों से, अपने कार्यों से हिंदी जगत में उच्चतम स्थान प्राप्त करते रहे। अंत में सन 1623 ईस्वी में काशी में गंगा के किनारे अस्सी घाट पर इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा आमतौर से प्रचलित है, संबत 1680 अस्सी गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। यानी पूरा ये दोहा तुलसी की मृत्यु के बारे में स्पष्ट कर देता है कि संबत 1680 अस्सी घाट गंग के तीर, गंगा के किनारे अस्सी घाट पर श्रावण शुक्ला सप्तमी, सावन के महीने में उज्जवल पक्ष में, शुक्ल पक्ष में सप्तमी के दिन इन्होंने इस नश्वर संसार को छोड़ दिया। और इनकी रचनाएं यहाँ देखिए लिखा हुआ रामचरितमानस, जिसकी दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में तर्जुमा, अनुवाद, ट्रांसलेशन हो चुका है। तुलसीदास की एकमात्र रचना रामचरितमानस है जो अवधी भाषा में है। इनकी बाकी रचनाएं ब्रज भाषा में है। कुछ प्रचलित रचनाएं विनय पत्रिका है, जिसमें ये राम के अभिन्न भक्त बनकर के अपना निवेदन प्रस्तुत करते हैं। कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला नाचू वगैरह वगैरह किताबें हैं। चूँकि एक ही रचना पूछा जाता है, इसलिए हमने सारी रचनाओं को लिखना बहुत उचित नहीं समझा, क्योंकि आप भी जब ज़्यादा रचनाएं लिखेंगे, पूछा जाएगा एक रचना लिखिए, ज़्यादा लिखेंगे तब भी आपको नंबर उतने ही मिलेंगे। इसलिए अगर पूछा जाए कि एक ही रचना लिखिए तो आपको एक रचना लिखना भी चाहिए। जिन लोगों ने इस वीडियो को देखने की कोशिश की या करेंगे, उनको निश्चय ही इस 10 नंबर के अंक में अधिकतम अंक प्राप्त होंगे। और 10 में 10 पाने के लिए उनको अपनी राइटिंग को भी अच्छा करना होगा, क्योंकि अंग्रेजी के प्रसिद्ध या फादर ऑफ एसेइस्ट फ्रांसिस बैकन ने कहा है, राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक आदमी जो है पढ़ा लिखा परफेक्ट तब होता है जब उसकी राइटिंग भी परफेक्ट हो। इस वीडियो को देखने वाले और इसमें सहयोग करने वाले, किसी भी तरह की असुविधा हो आप ज़रूर पूछें। आपकी एक एक समस्या का समाधान यहाँ से हो जाएगा। और सुधी पाठकों से या सुधी दर्शकों से निवेदन है कि इसमें कोई कमी हो तो निश्चित रूप से अपना अमूल्य सुझाव दें। हमारे साथ छात्रों का जीवन बनाने में भरपूर सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।